आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शीबा असलम फ़हमी, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मुस्लिम माशरे की जो है वक्त वक्त पर रहनुमाई भी करती हैं अपने ख़यालात के ज़रिए। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पर इनसे बात करने के लिए इनके पास पहुंचा हूं। शीबा जी, अब भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, बदला है मुसलमानों के लिए। पसमानदा मुसलमानों को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को पसमानदा मुसलमानों के पास तक पहुंचने की ज़रूरत है और उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। वो मुसलमान तबका, अल्पसंख्यक का जो पिछड़ा रह चुका है। आप इस पूरे उनके बयान को या इस पसमानदा जो एक ये मुहिम चल रही है, किस तरीके से देख रही हैं इसको आप? बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों को आदाब। देखिए, बहुत खुशाइन बात है कि मोदी साहब ने बहरहाल ये सोचा कि इस देश के जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम समाज, उसके अंदर का भी जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसके बारे में बात की जाए। सर्चर कमेटी ने जिस मुसलमान के बारे में फ़िक्र ज़ाहिर की थी वो यही तो था, जो कामगार तबका था ख़ासकर, जिसके यहाँ शिक्षा की भी कमी थी, स्वास्थ्य की कमी थी, और शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य की कमी की वजह से दीगर चीज़ें भी इंडेक्सेस में वो बहुत पिछड़ा हुआ था और उनकी ख़वातीन बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई थी। तो ये बहुत खुशाइन बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पसमानदा के अभी पिछले 8 साल की जो सियासत हुई है देश में, उसमें मुख्य तौर पे पसमानदा ही है जिसकी लिंचिंग हुई है, पसमानदा ही है जिसके कारोबार बंद किए गए हैं, गोश्त के कारोबार के नाम पे, चमड़े के कारोबार के नाम पे, इस तरह के। और वो पसमानदा ही है जिसके एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, जो थानों के अंदर कस्टोडियल डेथ्स में मारा गया है। तो ये उस मुसलमान के लिए क्या पैकेज है, उस पसमानदा के लिए जो इन सब अपराधों का शिकार हुआ है, उनके लिए कोई पैकेज है क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या उनको, ऐसे लोग जो लिंचिंग का शिकार हुए हैं पसमानदा समाज से, क्या उनको किसी तरह का मुआवजा, किसी तरह का नौकरी में कोई एवज़ की नौकरी, इस तरह का कोई रिड्रेसल होगा उनका? तो मेरा सवाल यही है कि अगर वो पसमानदा के बारे में सोच रहे हैं तो ईमानदारी की बात यही रहेगी कि वो सबसे पहले उस पसमानदा का सोचें, पहलू खान का सोचें, अखलाक का सोचें, तौसीफ़ का सोचें। इन सब नामों को आप याद कीजिए, ये सब पसमानदा हैं और इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो इंसाफ मिले उनको, उनके घर वालों को मुआवजा मिले, एवज़ में नौकरियां मिले, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिम समाज अपने अंदर भी झांके और देखे कि उसके अंदर जो आंतरिक गैर बराबरी है उसका स्वरूप क्या है, वो किस आधार पे है और वो क्यों है। देखिए, इस वक्त पसमानदा की बात बहुत सही मौके पर उठी है। सबसे पहले तो पसमानदा को ये राहत मिलेगी कि जो चूड़ी बेचने वाला है, जो सब्ज़ी बेचने वाला है, सड़क पर जब वो जा रहा है तो उसको जिस तरह से उसको जलील किया जाता है, उसको गैर मुस्लिम और ख़ासकर हिंदू बस्तियों से जिस तरह खदेड़ा जाता है, उसका आई कार्ड चेक किया जाता है, वो रोका जाएगा। मुझे यकीन है कि जब पसमानदा की बात मोदी साहब करेंगे तो वो अपनी रैंक्स एंड फाइल को और अपने लोगों को ये मैसेज ज़रूर देंगे कि अब इन लोगों के साथ नरमी का रवैया रखो और ये इनको हमें मराद देनी है, इनको रियायत देनी है, इनको राहत पहुंचानी है। तो ये पसमानदा का सवाल बहुत मौजू है और ये होना चाहिए। बाकी जो मुस्लिम समाज के अंदर की डिबेट है वो एक अलग डिबेट है। अगर आप चाहें तो मैं उस पर भी बात करने को तैयार हूँ कि हाँ, अभी जिस तरीके से अब ये पसमानदा का जब सवाल उठा तो इसमें कहा यही जा रहा है कि जो अशराफ तबका है उनको जो है उन्होंने पसमानदा को आगे नहीं आने दिया, कहीं सियासत में उनको मौका नहीं मिला। अब ये बातें चल रही हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप किस तरह देख रही हैं इसको? क्या आपस में इख्तिलाफ बढ़ेगा इस चीज़ में? अब बहुत मौजूद सवाल है आपका। देखिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है कि 90% के आसपास मुसलमानों में पसमानदा हैं और जो बाकी के 10% हैं उनको भी अगर मिला लें तो इस देश में PM, CM, DM, GM कहीं पर भी मुसलमान नहीं हैं। तो अशराफ से क्या छीन करके पसमानदा को दिया जाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। या तो कोई चीज़ ऐसी हो अशराफ के पास, या तो वो पावर स्ट्रक्चर का उस तरह से सरकार के साथ हिस्सा हो जो उसको दिया जाए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब की वो सैयद हैं,
सैयद शहाबुद्दीन की, वो भी सैयद हैं। इस तरह के, या नजमा हफ्तुल्लाह साहिबा, ये लोग सारे इनके पद छीन करके दे दिए जाएं उनको, तो कोई हर्ज नहीं है। सबकी बारी आनी चाहिए, लोकतंत्र में ऐसा होता रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बहुत कुछ है नहीं अशराफिया के पास जो उनसे ले करके अब उनको दे दिया जाएगा। मगर ये जो पसमानदा की डिबेट है, इसमें 2-3 मसले हैं। एक मसला तो सबसे ज़्यादा ये है कि इस वक्त ये डिबेट जिन लोगों ने उठाई है वो निजी महत्वाकांक्षा में बात कर रहे हैं। वो पूरे समाज की बात ना करके उनका पूरा जो फोकस है वो इस पर है कि मुसलमान के नाम पर अगर सांकेतिक एक आध सीटें या एक आध लाल बत्ती देनी है किसी को, तो वो हमें मिले। तो उन यूट्यूबर्स को या उन जो लोग प्रोपाउंडर्स हैं इस बात के, उनको अगर एक लाल बत्ती मिल जाती तो कोई हर्ज नहीं है, मिल जाए। और ये भी सवाल हो कि फिर वो कैसे पसमानदा उनको एडजस्ट कर लेने से कैसे पसमानदा आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी जो लोग पसमानदा के नाम पर जिनको जो कुछ मिला, उससे पसमानदा का तो कुछ ख़ास भला हुआ नहीं। दूसरा मसला इसमें यह है कि मुस्लिम समाज के अंदर भी बड़ी डिबेट ये है, बहुत से लोग जिनको पसमानदा कहा जा रहा है वो अपने को पसमानदा सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हम किस बात के पसमानदा, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो पैसे वाला समाज हैं, हम वगैरह वगैरह। जैसे कुरैशी समाज है, वो अपने आप को सऊदी अरब के एक ट्राइब से उससे जोड़ करके वो कहता है कि हम तो वहाँ से हैं। जैसे उसी तरह से अंसारीज़ का भी मामला यही है। बहुत से अंसारी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो इस बात से सख्त एतराज़ करते हैं कि उन्हें जुलाहा कहा जाए, और वो कहते हैं कि वो मदीने से उनका ताल्लुक़ है और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो उसमें हैं, हेल्पर्स में से हैं जिन्होंने उनकी मदद की थी, कंपेनियंस। तो ये वाली डिबेट भी है। और तीसरी बात ये भी है कि पसमानदा मूवमेंट में एक बड़ी ख़ामी शुरू से ये रही कि ये पसमानदा के नाम पे अंसारी मूवमेंट बन के रह गया। तो दूसरे समाज के लोगों को ये लगता है कि अगर हमें ग़ुलामी ही करनी है तो हम अंसारियों की क्यों करेंगे, हम जुलाहों की क्यों करेंगे, हम उनसे बेहतर स्थिति में हैं। तो फिर हमें सैयद सिद्दीकी की ही ग़ुलामी कर लें उससे बेहतर, हमें मिला क्या। तो ये जो अंदर के जो फिशर्स हैं उसको एड्रेस करना पड़ेगा ख़ुद पसमानदा समाज के लोगों को बैठ करके आपस में। और जितना भी मूवमेंट है, वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी मूवमेंट है उसमें वो सबको जगह दें। और ये देखें कि ओबीसी के नाम पे जैसे सारी मलाई यादवों के हिस्से में चली गई, उसी तरह से पसमानदा के नाम पे सारी मलाई अंसारियों के हिस्से में जाती हुई ना नज़र आई। और ये डिसेंसी का, ये सभ्यता का और इसका तकाज़ा है, ईमानदारी का तकाज़ा है कि ये पसमानदा मूवमेंट पूरे मुस्लिम समाज का लगे, सिर्फ एक या दो कास्ट कैटेगरीज, सब कास्ट कैटेगरीज़ का ना लगे। तो ये सारी डिबेट्स कम्युनिटी के अंदर अभी चल रही हैं। और मैं मगर इसका स्वागत करती हूँ कि पसमानदा के ही नाम पर अगर कुछ राहत मिलती है, लॉ एंड ऑर्डर की राहत मिलती है, अगर सड़क पर गरीब मुसलमान सुरक्षित होता है, और अगर उनमें से कुछ लोग कि कहीं कमेटी में आ जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें किसे एतराज़ हो सकता है। अभी एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए अल्पसंख्यकों को लेकर के अब वो चिंतित हैं, फ़िक्रमंद हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं, चीफ हैं, वो दूसरी तरफ जनसंख्या की बात होती है तो वो उनकी तुलना जानवरों से कर देते हैं। तो ये दोहरा रवैया किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इस तरीके के बयानों पर, या जो अभी आपने कहा गरीब मुसलमान के साथ उसको मारा पीटा जा रहा है या उसके आई कार्ड देखे जाते हैं, तो वहाँ वो ऐसे कामों पर, ऐसी वारदातों पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी, क्या लगता है आपको? भागवत साहब ने तो अपने हिंदू समाज से भी एक बार अपील की है कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें मुसलमानों से मुकाबला करने के लिए। तो अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले जानवर वो कह रहे हैं तो ये तो खैर उन्हीं की बात है, और वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हैं, मैं उन पर क्या ही कहूँ। क्योंकि ये चरित्र है आरएसएस का हमेशा से कि वो एक ही विषय पर इतनी विरोधाभासी बातें एक साथ करते हैं, इतने मुंह से बोलते हैं कि आप उनको कभी भी पकड़ नहीं सकते। आप उनको एक जगह पे पकड़ेंगे तो वो फ़ौरन मिसाल दे देंगे, नहीं हमने तो देखी ये भी कहा था।
तो ये छूट उन्हें दी गई है और अब वो होली काऊ हैं, अब उनके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती और उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो वो कह रहे हैं अब वो सब भारतीय मुख्य धारा के समाज का कॉमन सेंस बना दिया गया है और इस कॉमन सेंस की वजह से अब उन्हें खुद कहने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक है। लेकिन मोदी साहब जो कह रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें उनकी बात पर गौर करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा की बात की है। हम सब जानते हैं किसी भी तीसरी दुनिया के देश में शिक्षा ही एक साधन है और तो कुछ है नहीं जिससे गरीबों को के स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। मगर सवाल ये है कि शिक्षा का बजट फिर सरकार कम क्यों कर रही है, फिर शिक्षा को प्राइवेट हाथों में क्यों दे रही है, फिर शिक्षा को, स्कूली शिक्षा को पे पैसा लगा करके कि आप 500 रुपये महीना दें और प्राइवेट शिक्षा में को सब्सिडाइज़ करके 1100 रुपये महीना दे करके फिर वो ये क्यों चाहते हैं कि सारे के सारे गरीब जो हैं वो प्राइवेट शिक्षा की तरफ चले जाएं और एक बार जब वो चले गए और सरकारी स्कूल बंद हो गए तो फिर सरकारी स्कूल बंद होने के बाद ऑप्शन नहीं बचेगा, तब फिर प्राइवेट वाले भी पैसे लेने लगेंगे और सरकार पैसा देना बंद कर देगी। कई मामलों में ऐसा हुआ है। हमने सिलेंडर के मामले में देखा, लोग दूसरी बार भरवा ही नहीं सके। ठीक है, तो उन्हीं चूल्हों को उन्होंने काट करके लकड़ी का चूल्हा बना लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमें सरकार की मंशा पे शक है और जो वो कह रहे हैं तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। जिस दिन शिक्षा का बजट बढ़ेगा, सरकारी स्कूल बेहतर किए जाएंगे, माध्यमिक तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी और हर बच्चे को अवेलेबल रहेगी, उस दिन होगा। ख़ुद दिल्ली सरकार में अगर आप देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं पॉलिसी के लेवल पर जो ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को अलग थलग करती हैं या उनको एक वंचित की स्थिति में डाल देती हैं। बहुत सारे मामलों में उन्होंने SC OBC और इन कैटेगरीज से अलग करके माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी अलग कर दी है। अब पता चला माइनॉरिटीज़ की कैटेगरी में कमी रहे और SC OBC ST में पैसे आ रहे हैं। इस तरह की जो इसको हम कहते हैं ना एलिमिनेशन राउंड, इस तरह का आप क्रिएट कीजिए। ये कह दीजिए कि हर वो आदमी जो हरे रंग का कपड़ा पहने हैं वो अंदर नहीं आएगा, है ना, उस तरह की बात है। तो ये एलिमिनेशन राउंड्स क्रिएट किए जाते हैं और देखने में लगता है कि ये धर्म के आधार पे नहीं है, ये भाषा के आधार पे नहीं है, ये लिंग के आधार पे नहीं है, लेकिन वो होते हैं। तो इसके लिए हमें चौकन्ना रहना है। आखिरी सवाल यही कि अब जैसे इस्लाम मज़हब है, मुसलमानों में तो ऊंच नीच का या जात पात का या इस चीज़ का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये इसको अगर सियासत से जोड़ा जाए, अब जिस तरीके से ये मुहिम है, जो मूवमेंट है पसमानदा का और अशराफ जो कैटेगरी है इसका, तो इससे क्या असर दूसरे लोगों पर पड़ेगा जो गैर मज़हबी लोग हैं दूसरे? वाजिद साहब, मुझे आपके इस बात में थोड़ी तरमीम करनी है। इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, लेकिन मुसलमानों में ऊंच नीच है और वो तबकाती भी है, वो ज़ात के ऊपर भी है और अलग अलग तरह की ऊंच नीच है। यानी कि दिल्ली और लखनऊ के उर्दू वाले जो हैं वो दक्खन के उर्दू वालों को ज़बान के बुनियाद पर कमतर समझते हैं। तो कई तरह की ऊंच नीच है। तो इस्लाम विद कैपिटल आई जो कुछ कहता है उसको मुस्लिम समाजों ने कितना अपनाया है, सवाल ये है। जो बराबरी का तसव्वुर, ब्रदरहुड का तसव्वुर इस्लाम का है, वो मुस्लिम समाजों में कहीं नहीं है। और आप देखिए अफ्रीका में भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं मुसलमान आपस में बराबरी के तसव्वुर के बावजूद। भारत में बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिला लीजिए, ज़ात है और ज़ात के आधार पे ऊंच नीच है। और यहाँ तक की है कि सैयद की बेटी को कोई पठान अपने घर ब्याह के इसलिए नहीं लाएगा कि सैयद की बेटी पर हाथ नहीं उठा सकते। यानी कि दो तरह से इसको पढ़िए आप कि एक तो ये कि बहू पर हाथ उठाना है और सैयद है तो उस पर हाथ नहीं उठा सकते, तो ये प्रिविलेज वो छोड़ना नहीं चाहते। इस हद तक की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम समाज में हैं और हमें खुल करके इस पर बात करनी चाहिए और अपने समाज को ठीक करना है। हाँ, वो जो जाति का दंश वैसा नहीं है कि अनटचेबिलिटी हो, साथ में नहीं बैठ रहे हों, साथ में नमाज ना पढ़ रहे हों, या किसी को मस्जिद से इसलिए बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो दलित है या नीची ज़ात का है या पसमानदा है, या अब तो बहुत आराम से रोटी बेटी के ताल्लुकात हैं। बहुत शादियां हो रही हैं पसमानदा कहलाई जाने वाली सब कास्ट के साथ, पठानों में, शेखों में, सिद्दीकियों में, सैयदों में, हर जगह शादियां हो रही हैं। और अर्बनाइजेशन ने उस पर, इस तरह के कास्ट सिस्टम पे बहुत बड़ा फ़र्क डाला है, क्योंकि पहले से ही किसी भी तरह की कोई बंदिश थी नहीं। तो जो अर्बन स्पेसेस में अब IT के बच्चे हैं नौजवान,
वो एक साथ काम कर रहे हैं, वो किस कास्ट से आते हैं इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अर्बन स्पेसेस में मुस्लिम समाज में कास्ट बहुत हद तक इनविजिबल हो गई है, नदारद हो गई, दिखती नहीं है। और एक और बात यह है कि जो कामगार तबका है, चाहे वो अंसारी समाज हो, चाहे कुरैशी समाज हो, चाहे सैफ़ी समाज हो, ये बहुत पैसे वाले लोग हैं। इनके पास अच्छा खासा, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है और इन बिज़नेस में गए हैं, तो इन्होंने एक असासा बनाया है और उसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, कई बार सैयदों से पठानों से बहुत बेहतर है। तो जब कोई छुआछूत नहीं है, वो सब नहीं है, तो फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है, हमारे यहाँ जो जाति का दंश है वो उतना तीखा नहीं है, मगर फिर भी है, और इसलिए हमें उस पर खुल के बात करनी चाहिए और पसमानदा के मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। बस पसमानदा के नाम पे कोई एक सब कास्ट जो है सारा मामला अपनी तरफ ना कर ले और हर चीज़ को, हर मराद को, हर सरकारी रियायत को अपने पक्ष में ना कर ले। ये मैं अपील करूँगी उन लोगों से कि उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना है और सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना है कि पसमानदा के नाम पे सिर्फ एक सब कास्ट जो है फ़ायदा ना उठाए। बहुत बहुत शुक्रिया शीबा असलम फ़हमी जी बात करने के लिए और बहुत तफसीर से इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। देश के प्रधानमंत्री ने अपनी गौर और फिक्र दिखाई मुसलमानों के लिए, उसी के साथ साथ एक नई बहस जो है वो छिड़ गई है। ख़ुद पसमानदा जो तबकात है, जो मुसलमान हैं, उनके अंदर भी कई कैटेगरी हैं, कई बिरादरियाँ हैं जो अपने आप को पसमानदा मानती हैं या नहीं मानती हैं। लेकिन हम लगातार उन ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो पसमानदा मूवमेंट से जुड़े रहे हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, या वो अपना क्या नज़रिया जो है इस मूवमेंट के बारे में रखते हैं, और जो बीजेपी पार्टी का जो नज़रिया रहा है ख़ासकर मुसलमानों के लिए, इस बयान के बाद वो उस बयान को प्रधानमंत्री के जो नरमी के साथ में उन्होंने ये बात कही है, वो किस नज़रिए से इसको देखते हैं। क्या इसको हकीकत माना जाए या सिर्फ़ एक 2024 का जो चुनाव होने वाला है उससे जोड़ कर के लोग इसको देख रहे हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लगातार ऐसे ही सवाल लोगों से करेंगे और आप तक उनके ख़यालात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप बने रहिए एक शाम टीवी के साथ। हमारी इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।